हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। हमें इस तरीके से और इस हद तक पढ़ना है कि हमारा अब की बार JRF हो जाए। क्या हो जाए भाई? JRF हो जाए। क्योंकि हमें JRF चाहिए, हमें बार बार नहीं पढ़ना और हमें बार बार पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए हमें एक बार ही पढ़ना है और वो ऐसा पढ़ना है कि इसी बार में हमारा JRF हो जाए। बिल्कुल सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है ये, ठीक है। तो मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की टोटल 2 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लेके आए हैं तीसरी क्लास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की तीसरी क्लास और इस तीसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण की प्रकृति का, नेचर ऑफ टीचिंग, ठीक है। नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति, कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बातों में पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रकृति में आता है शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है। सकारात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? सकारात्मक होती है। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप जैसे 4 घंटे पढ़ लिए, सपोज दैट, ठीक है, आप 4 घंटे पढ़ लिए और आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि यार ये मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप टेंशन में गए हो कि यार मैं क्यों पढ़ा, मेरे को नहीं पढ़ना चाहिए था। आपने कभी ऐसे महसूस किया है? आपने कोई चीज़ सीखी, सपोज दैट आपने ये गोला बनाना सीखा, तो कभी आपने ये ऐसे सोचा है कि यार ये मैं गोला बनाना क्यों सीख गया, मेरे को ये नहीं सीखना चाहिए? तो कभी नहीं होता। मतलब आप शिक्षण करोगे ना, चाहे 1 घंटा करो, चाहे 2 घंटा करो, चाहे पूरी ज़िंदगी भर करो, आप सदा सही ही सोचोगे, पॉजिटिव वे में ही सोचोगे, कभी आप नेगेटिव वे में नहीं सोच पाओगे, ठीक है। तो शिक्षण करने पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ऑलवेज, ठीक है। कोई भी नई चीज़ सीखो, चाहे पढ़ो, आप सदा ये सोचोगे कि यार मैंने देखा आज क्या सीख लिया, मैंने देखो आज क्या पढ़ लिया। कभी आप ऐसे नहीं सोचोगे कि ओ यार मैंने ये क्यों पढ़ा, यार ये तो दिक्कत हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो शिक्षण है सदा हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती है, ठीक है। उसके बाद शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। जो शिक्षण की प्रकृति है वो क्या करती है? विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। देखो, अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है? अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेटेड, मतलब बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना। अब देखो, इसे अपनी देसी भाषा में पढ़ो। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को बढ़ावा देती है। यहाँ पर ये शब्द ऐड करो, बढ़ावा देती है, मोटिवेट करती है, ठीक है। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यदि पढ़ेंगे तो पढ़ने से हमारा क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास भी होता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क का विकास भी होता है। हमारा भावात्मक विकास होता है, मतलब हमारी जो सोचने समझने की जो कैपेसिटी है उसका भी डेवलप होता है, हमारी सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ती है। क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है, हमारे जो क्रियात्मक पक्ष हैं, जो काम करने के पक्ष हैं, उनका भी विकास होता है। आज हम 4 घंटे पढ़ लिए, कल भी हम 4 घंटा ही पढ़ेंगे, परसों हम 4। तो ये हमारी क्या आता है? रेगुलरिटी लेके आती है और हमें कुछ करने के लिए मतलब एक तरीके से मजबूर करती है, ठीक है। तो शिक्षण की प्रकृति में क्या होता है? संज्ञानात्मक भी होती है, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों का विकास करती है, ठीक है। देखो, क्रियात्मक का मतलब होता है क्रिया से संबंधित, भावात्मक का मतलब होता है भावनाओं से संबंधित, संज्ञानात्मक का मतलब होता है मस्तिष्क का विकास, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड थे जो हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। और अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेट करना, और मोटिवेट करने का मतलब होता है बढ़ावा देना। मतलब इस तरीके से पढ़ो कि मज़ा ही आ जाए क्लास में। अब देखो, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल सही है। देखो, शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इसमें बहुत मेन रोल निभाते हैं, ठीक है। यदि शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी, और यदि शिक्षार्थी नहीं होंगे तो शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी। आपको भी पता है ये चीज़ें। तो जो शिक्षण प्रक्रिया उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक अंतः प्रक्रिया है। अंतः प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे अब आप सीख रहे हो, आपने ये लाइन सुनी कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, ये आपको याद हो गया।
तो आपने इस चीज़ को देखा थोड़ी ना है कि वो ऐसे मेरे माइंड में अंदर गया, फिर वो ऐसे जाके सेट हो गया, अब वो मेरी उस जगह पर जाके बैठ गया कि अब वो मेरे से माइंड से कभी नहीं निकलेगा। हमें कभी ऐसा एनालिसिस भी नहीं होता, हमें कभी ऐसा महसूस भी नहीं होता। मतलब जो शिक्षण की प्रक्रिया वो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती रहती है। जैसे सपोज डैट आप ये गोला बनाना सीख रहे हो, ठीक है, तो ये गोला दिख रहा है आपको कि ये गोला बन गया, ये बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये आपके माइंड में कैसे सेट हो रहा है कि ये गोला इस तरीके से बन रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो शिक्षण एक अदृश्य प्रक्रिया है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती है। जैसे मतलब वैसे तो दृश्य प्रक्रिया जैसे अपन को दिख रही है, लेकिन हमारे दिमाग की बात की जाए, दिमाग के अंदर की बात की जाए तो वो हमारे अंदर दिमाग में जाके सेट हो रही है। हम कोई टॉपिक को समझ रहे हैं, वो हमारे दिमाग में अंदर जाके सेट हो रहा है, ये हमें नहीं दिखता, ठीक है। शिक्षण कला भी है और शिक्षण विज्ञान भी है, ठीक है। शिक्षण एक कला है, जादूगर होते हैं वो शिक्षा करके क्या करते हैं, जादू दिखाते हैं, हमें कला दिखाते हैं। विज्ञान क्या करता है, बहुत सारे प्रूफ देता है, कभी कोई केमिकल बनाती है, कभी कोई किसी नई चीज़ की खोज करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। और कला कैसे है, लोग सीख कर कभी जादू टोना करते हैं, नहीं देखा आपने, सीख कर क्या क्या कर लेते हैं लोग, जैसे बैक क्लिप मारना, वो जंपिंग करते हैं, ऐसे डांस करना, ठीक है। इसके अलावा दूसरों से बातें करना, ये भी कला ही है एक, ठीक है। तो शिक्षण से कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी है, दोनों है शिक्षण। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय का मतलब क्या क्या है कि शिक्षण की जो प्रक्रिया उसमें 3 शामिल होते हैं। एक तो शिक्षक शामिल होता है, दूसरा बालक शामिल होता है और तीसरा पाठ्यक्रम शामिल होता है, ठीक है। शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, ये 3 होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखना। यदि हमारा नेट का सिलेबस नहीं होता ना भाई तो मैं आपको नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो इसमें पाठ्यक्रम का योगदान है। बालक नहीं होंगे तो मैं किसको पढ़ाऊंगा, शिक्षक नहीं होंगे तो बालक किससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों का बहुत अहम योगदान होता है इसमें। तो बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, ये हमें अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है जी। आगे देखो, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इसमें हम लैंग्वेज या भाषा का यूज कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शिक्षण क्या है, एक भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल गुड, बहुत गजब की बात है कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। उद्देश्यपूर्ण का मतलब क्या है कि शिक्षण का एक फिक्स उद्देश्य है। कोई भी काम, कोई भी चीज़ सीखो आप। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये पढ़ाई का है, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, अब तो आप क्यों पढ़ रहे हो भाई साहब, ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हो आप, जेआरएफ निकालने के लिए पढ़ रहे हो। आपका टारगेट क्या है, जेआरएफ करना है, ठीक है। आप बाइक चलाना सीख रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पर भी आप शिक्षण कर रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है कि मैं एक परफेक्ट ड्राइवर बनूँ जिससे मैं बाइक अच्छी तरीके से चलाऊँ, ठीक है। आप चलना सीख रहे हो, क्यों, क्योंकि मैं ट्रैवल कर सकूँ, कहीं जा सकूँ, कहीं आ सकूँ। तो शिक्षण में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर उसका उद्देश्य नहीं हो। मतलब कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, कोई भी हम कार्य शिक्षण का करते हैं, उसमें एक मोटिव होता है, उसमें एक हमारा पर्पज़ होता है, उद्देश्य होता है, हम उस उद्देश्य के लिए वो काम करते हैं। और भाई बहुत और शानदार बात आई, शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है, ठीक है भाई, ये भी ध्यान में रखना। शिक्षण क्या है, एक बौद्धिक गतिविधि है। बौद्धिक का मतलब होता है दिमाग वाली, ठीक है। तो शिक्षण एक दिमाग वाली गतिविधि है, वो भी आपको पता है। दिमाग नहीं बोल सकते हम, मानसिक बोल सकते हैं, मानसिक गतिविधि है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ सीखोगे तो उसमें आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही। कुछ लोग नहीं होते, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक ये तरीका, एक ये तरीका। ये तरीके के लोग कैसे होते हैं कि कोई भी चीज़ हुई उसको एक बार में समझ जाते हैं, ठीक है। ये तरीके के लोग कैसे होते हैं, कोई भी बात है उसको 2 या 3 बार में भी नहीं समझते, ठीक है। इनकी बौद्धिक कैपेसिटी कम है, इनकी बौद्धिक कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये हैं कुछ प्यारी प्यारी बातें। अब देखो यहाँ पर, अब देखो एक नए शब्द का यूज हुआ है यहाँ पर। मैं अपना चेहरा और भी छोटा कर लिया जिससे आपको सब कुछ दिख सके, वरना इतना बड़ा भी चेहरा हो सकता है। और अच्छा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक अभिरुचि शब्द है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अभिरुचि एवं शिक्षण में संबंध एवं अंतर। अभिरुचि और शिक्षण
दोनों में संबंध या अंतर दोनों को हम एक साथ लिख दिए यहाँ पर कि अभिरुचि क्या होता है, इससे आप ये समझ जाओगे, शिक्षण क्या होता है, इससे ये भी आप समझ जाओगे, दोनों में अंतर भी समझ जाओगे। ठीक है। अब चाहे वो क्वेश्चन इस बेस पर भी पूछ सकता है कि अभिरुचि और निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिरुचि एवं शिक्षण से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिरुचि एवं शिक्षण में एक सही संबंध को दिखाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिरुचि एवं शिक्षण में सही अंतर को दिखाता है। तो हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछें, हमें बहुत ही गजब तरीके से हर एक पहलू से स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है भाई, अब मैं बताता हूँ। देखो अभिरुचि, इसको अपनी देसी भाषा में शौक बोलते हैं। नहीं होता शौक, यार मेरे को सोने का शौक है, मेरे को गर्लफ्रेंड से बात करने का शौक है, मेरे को वीडियो कॉल करने का शौक है, ये सारी हमारे इंटरेस्ट होते हैं। शिक्षण पूरे मैं पिछली क्लासों में भी ये पढ़ाता रहा हूँ शिक्षण क्या है। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अभिरुचि शौक के बारे में, कुछ करने की प्राकृतिक क्षमता। ठीक है। शौक हम खुद नहीं पालते, हम ऐसे थोड़ी ना कि हमने शौक खुद का बनाया, हमने कभी ऐसे सोचा है कि चलो यार मैं बियर पीने का शौक बनाऊंगा, वो अपने आप हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप हो जाता है वो। तो शौक क्या होते हैं, जो अभिरुचि होती है क्या होती है, कोई भी काम करने की एक प्राकृतिक क्षमता होती है। कुछ लोग नहीं होते, उनको फिजिकल बॉडी फिट रखने का शौक होता है, वो ऑलवेज अपने बॉडी पर ध्यान रखते हैं, वो क्या है, उनकी एक प्राकृतिक क्षमता है। इसके अलावा कोई भी देख लो, आप में कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी शौक है, आप में सोने का शौक है, तो ये भी एक प्राकृतिक, ऐसे थोड़ी ना वो सोने का शौक आपने किसी मशीन से बनाया है, नहीं बनाया ना, भगवान ने सेट करके दिया कि भाई मेरे को सोने का शौक है, सोऊंगा मैं। किसी को जुआ खेलने का शौक है, वो भी भगवान ने बना दिया कि भाई ये है। ठीक है। तो अभिरुचि क्या होती है, कुछ करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। शिक्षण क्या होता है, रचनात्मक ज्ञान एवं प्रस्तुतिकरण की क्षमता। शिक्षण क्या होता है, रचनात्मक ज्ञान और प्रस्तुतिकरण की क्षमता। रचनात्मक शिक्षण में क्या करते हैं, हम खुद रचते हैं ना, जैसे ये वाला कंटेंट है, या तो मैंने बनाया या किसी बुक राइटर ने बनाया, लेकिन बनाया है किसी ने, इसकी किसी ने रचना की है। बाइक चलाना सिखाना, तो वो भी जो चलाना सिखा रहा है वो क्या कर रहा है, रचना कर रहा है सिखाने की। मेरा बाइक चलाने का अलग तरीका है, आपका अलग है, इस लड़की का अलग है, इन तीनों का बाइक चलाने का तरीका अलग है, मतलब तीनों ने अपने अपने मेथड की रचना की है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, रचनात्मक ज्ञान एवं प्रस्तुतिकरण की क्षमता। रचनात्मक ज्ञान एवं प्रस्तुतिकरण की क्षमता, जैसे कुछ लोग होते हैं, एक टॉपिक है ये, ठीक है, इसी बात को मैं अलग तरीके से बताऊंगा, इसी बात को आप अलग तरीके से बताओगे, इसी बात को कोई लड़की अलग तरीके से बताएगी। तो ये क्या होता है, शिक्षण में क्या होता है, रचनात्मक ज्ञान एवं प्रस्तुतिकरण की क्षमता होती है। आगे देखो, भविष्य के बारे में बताने की वर्तमान क्षमता। अभिरुचि में क्या होता है, भविष्य के बारे में बताने की वर्तमान क्षमता होती है। विद्यार्थियों में मनोबाधित गुणों व कौशलों के विकास की क्षमता। विद्यार्थियों में मनोबाधित गुणों व कौशलों के विकास की क्षमता, कि जब हम शिक्षण करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे मनोबाधित गुणों का विकास होता है, हमारे कौशलों का विकास होता है। मनोबाधित का मतलब होता है हमारे जो मेंटली जो वो हैं गुण हैं, मेंटली फीचर्स हैं, वो बढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो रेगुलर, नहीं होता, आपने देखा होगा एक 12th का बच्चा एक साइड तो चला गया PMT में, ठीक है, और एक साइड चला गया है वो UPSC में, ठीक है। अब आपने देखा होगा या IIT में, ठीक है, आपने देखा होगा कि IIT और PMT वाले सुसाइड करते हैं बहुत सारे, लेकिन UPSC की तैयारी करने वाले कम ही सुसाइड करते हैं, आपको भी पता होगा ये। PMT IIT वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, रिजल्ट आया दूसरे दिन सुसाइड कर लिया। जब भी रिजल्ट आता है PMT IIT का तो नोट करना 2 या 4 बंदे तो सुसाइड करते ही हैं, जबकि जब UPSC का रिजल्ट आता है ना तब कोई सुसाइड नहीं करता। उसका कारण क्या है, ये बच्चे होते हैं 12वीं पास, ठीक है, तो इनका जो दिमाग है उसका कंप्लीट रूप से विकास नहीं हो पाता, ये अभी बाल्यावस्था में होते हैं, ये अभी मैच्योर नहीं होते, तो इनमें तुरंत करने का वो होता है कि नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं, मैं सुसाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो इनके जो दिमाग है उसका सही ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, चाहे एग्ज़ाम भी क्यों ना पास कर लें, IIT टॉप कर लें, PMT टॉप कर लें, लेकिन इनका जो दिमाग है उसका कंप्लीट और सही ढंग से विकास नहीं हो पाता, क्योंकि इनमें अभी शिक्षण कम है।
ठीक है, इसलिए ये सुसाइड कर रहे हैं। दूसरी साइड यूपीएससी वाले, ये बंदे क्या करते हैं, 12 तक पढ़ेंगे, फिर 3 साल तक धक्के खाएंगे कॉलेजों में, तो इनका जो दिमाग है वो इनकी तुलना में ज़्यादा बढ़ चुका होता है, इनके जो माइंड का जो डेवलपमेंट है वो इनकी तुलना में ज़्यादा हो चुका होता है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, जो यूपीएससी वाले तैयारी करने वाले बंदे होते हैं वो मैच्योर होते हैं, वो कभी सुसाइड नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड करते हैं आईआईटी पीएमटी वाले, क्योंकि ये तुरंत 12th पास आउट होते हैं। कभी आपने ऐसे एग्ज़ाम में सुसाइड का केस नहीं देखा होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम दिया है, 12th का एग्ज़ाम आता है तुरंत सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनका कंप्लीट रूप से मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो हम जब शिक्षण करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे मनोबाधित गुणों का विकास होता है, हमारे जो मेंटली जो फीचर्स हैं उनका विकास होता है। कौशलों के विकास की क्षमता, कौशलों के विकास की क्षमता होती है, जैसे मैंने पिछली बार पढ़ाया, मेरा एक्सपीरियंस कम था, अब की बार मैं थोड़ा और भी बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगली बार मेरा जो विकास है, जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा, फिर मैं और भी बेस्ट तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप यदि कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, यहाँ पर यदि किसी यूपीएससी वाले को लाके खड़ा कर दें और वो यदि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा है तो वो सही ढंग से नहीं पढ़ा सकता, गारंटी है मेरी, क्योंकि इसमें क्या है, उसमें नॉलेज बहुत है लेकिन उसके कौशलों का विकास नहीं है, उसमें अभी स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और क्लास कैसी लगी व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करके बताना ज़रूर आज, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ढेर सारे कमेंट्स करते जाओ। एक निश्चित स्तर पर निश्चित प्रकार का कार्य करने की क्षमता का एक घटक, एक निश्चित स्तर पर निश्चित प्रकार का कार्य करने की क्षमता का घटक, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का अवसर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये नहीं समझ पा रहे होंगे आप कि अभिरुचि में ये क्या बात है कि एक निश्चित स्तर पर निश्चित प्रकार का कार्य करने की क्षमता का घटक। जैसे कुछ लोग होते हैं वो रेस तो कर लेते हैं भाई साहब 15 घंटा रेगुलर, वो 15 घंटा रेगुलर रेस कर सकते हैं, लेकिन उनसे पढ़ाई 10 मिनट नहीं होती। होते हैं कुछ लोग, आपके जानकार भी ऐसे होंगे, वो रेस तो 10-15 घंटे कर सकते हैं लेकिन उनसे पढ़ाई 10 मिनट नहीं होती। वो किसी से बात या टाइम पास 10 मिनट कर सकते हैं लेकिन उनसे पढ़ाई 1 मिनट नहीं होती, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा, आपको कंप्यूटर अच्छी तरीके से याद हो जाता है लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड हमें याद नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी अभिरुचि है, हमारी दौड़ने में रुचि हो गई, हम दौड़ सकते हैं अच्छी तरीके से, हम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर डे दौड़ सकते हैं, हमारी पढ़ने में रुचि नहीं है, हम 10 मिनट भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कुछ लोग होते हैं पढ़ने में रुचि होती है, 15 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं कुछ, और उन्हीं लोगों की दौड़ने में रुचि नहीं होती, वो 10 मिनट नहीं दौड़ सकते, ठीक है। तो इसमें आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो रहेगा। यदि किसी को भिंडी की सब्ज़ी खाने में इंटरेस्ट है ना, तो अब भाई साहब जब उसको भिंडी की सब्ज़ी मिल जाएगी रोटियों के साथ तो वो 8 रोटी खा जाएगा। और यदि इसका आलू की सब्ज़ी में इंटरेस्ट नहीं है तो ये 1 रोटी भी नहीं खाएगा। समझ गए अब? विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का अवसर, और शिक्षण से हमारा क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, हमारा कंप्लीट विकास होता है। मस्त तरीके समझ में आ रहा है ना। शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया, पूरा डिटेल से बताऊंगा। शिक्षण निर्देशन एवं तार्किक प्रक्रिया, देखो शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर किया जाता है। शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या तथा विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? तार्किक आधार पर किया जाता है। दोबारा से देखो, शिक्षण में विद्यार्थियों की पाठ्यचर्या विषय वस्तु का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। अब देखो हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित है। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप कितने स्तरों पर आधारित है? टोटल 6 स्तरों पर आधारित है। अब वो 6 स्तर देख लो भाई साहब, ये 6 स्तर है। पहला अन्वेषण है, दूसरा संलग्नता है, तीसरा विस्तृत एवं विस्तार है, चौथा व्याख्या है, पांचवा मूल्यांकन है और छठा मानक है। अब हम बात करें अन्वेषण की। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोजना या ढूंढना। हम कोई भी बात का अन्वेषण करते हैं, कोई भी चीज़ की अन्वेषण करते हैं तो मतलब हम उसकी खोज कर रहे हैं, उसको हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। संलग्नता का मतलब क्या होता है?
संलग्नता का मतलब होता है किसी के साथ मिलना या संलग्न रहना या लिप्तता या संबद्धता। ठीक है, नहीं होता कि यार ये इसमें संलग्न है, ये इसमें लिप्त है, नहीं होता। कुछ लोग दारू में लिप्त होते हैं, मतलब वो दारू के साथ मिले हुए हैं। कुछ लोग गलत लोगों की, हाँ हम अपने घर वाले भी बोलते हैं कि यार ये इसकी जो संगत है ना वो गलत लोगों के साथ है, ये गलत लोगों में संलग्न है। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा बहुत सारी बार शब्द आता है कि ये मंत्री मिले आतंकवादियों के संलग्न, मतलब उसमें मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी शिक्षण प्रक्रिया में संलग्नता का संबंध कैसा है? जैसे आप और मैं और सिलेबस, ये तीनों मिले हुए हैं। मैं सिलेबस को पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये आप हैं, ये मैं हूँ, ये सिलेबस है। मैं सिलेबस को पढ़ा रहा हूँ, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। आप सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हम आपस में मिले हुए हैं। दोबारा बता रहा हूँ मैं, ये आप, ये मैं, ये सिलेबस, सिलेबस मैं अजय, आप स्टूडेंट। ठीक है, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, आप सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, मैं सिलेबस को आपको फॉलो कर रहा हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर चल रहा है। ठीक है, तो ये आपस में सारे मिले हुए हैं। यदि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा तो आप मेरे से नहीं पढ़ोगे, यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो आप पास नहीं होगे। हम आपस में मिले हुए हैं सारे के सारे। विस्तृत और व्याख्या, देखो ये दो शब्द हैं, विस्तृत या विस्तार और एक व्याख्या। वैसे आपको ऐसे लग रहे हैं कि दोनों शब्द एक हैं। देखो विस्तार तो क्या होता है, एक सिलेबस का विस्तार, कि भाई सिलेबस में टोटल 10 यूनिट हैं, सिलेबस में टोटल 5 यूनिट हैं, सिलेबस में टोटल 2 यूनिट है, सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। तो ये तो क्या है, विस्तार है। ठीक है, अब एक टॉपिक है, सपोज दैट मूल्यांकन का एक टॉपिक है। ठीक है, इसकी व्याख्या मैं 10 पेजों में कर रहा हूँ, इसकी व्याख्या कोई और 15 पेजों में कर रहा है, इसकी व्याख्या आप 1 पेज में कर रहे हो और इसकी व्याख्या कोई आदमी 20 पेजों में कर रहा है। ये क्या है, व्याख्या। समझ गए ना? विस्तार फिक्स होता है, व्याख्या अपने ऊपर डिपेंड करती है कि हम उसकी व्याख्या कितनी हद तक करते हैं। ठीक है, मूल्यांकन आप समझते होंगे, इवैल्यूएशन करना, आप मेरा मूल्यांकन करो, मैं आपका मूल्यांकन करूँ। ठीक है, मानक क्या होता है, नापने का मापदंड, कि आप किस में माप रहे हो उसको। ठीक है, मापने का मापदंड कि आप किस में माप रहे हो। और यहाँ पर देखो एक शब्द का प्रयोग हुआ है, देखो यहाँ पर शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित होता है। तो ये निर्देशन का मतलब क्या है, निर्देशन का मतलब होता है संचालन। क्या होता है, संचालन। शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित होता है, मतलब शिक्षण की संचालन प्रक्रिया का प्रारूप 6 स्तरों पर आधारित होता है। और वो 6 स्तर हैं भाई साहब ये। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। देखो शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है, जीविकापार्जन का उद्देश्य है। भाई शिक्षा कर लेंगे, कुछ चीज़ सीख लेंगे तो सही लाइफ निकल जाएगी, वरना लाइफ में वही लोडा लकड़ी करने पड़ेंगे, कभी किसी धंधे में घुसेंगे, कभी किसी धंधे में घुसेंगे। अच्छी तरीके से शिक्षण कर लेंगे तो गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, वहाँ पर लाइफ सेट। अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से शिक्षण कर लेंगे तो कोई धंधा सीख जाएंगे और वो हमारा बिजनेस चल जाएगा, फिर उसमें सबसे बेस्ट लाइफ सेट। ठीक है, तो हमारा शिक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जीविकापार्जन का उद्देश्य है। इसके अलावा बौद्धिक विकास का उद्देश्य है। हम कई बार नहीं करते कि चलो यार पढ़ तो लेते हैं, नौकरी लगे या न लगे हमारा दिमाग तो बढ़ेगा, हमारी कुछ नॉलेज तो बढ़ेगी। ठीक है, हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से हमारा एग्जाम थोड़ी ना पास होता है। हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के अपना बौद्धिक विकास बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना हमारा क्या टारगेट है, हमारा बौद्धिक विकास करना, हमारा मेंटली डेवलपमेंट करना, शारीरिक विकास का उद्देश्य है। शिक्षण का मतलब ये तो है नहीं कि भाई केवल हम पढ़ाई की बात करें। आप सपोज दैट बॉडी बिल्डिंग सीख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उससे अपना शारीरिक विकास कर रहे हो। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और आप उसमें पढ़ रहे हो कि मॉर्निंग में उठते पहले भूखे पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, तो उससे क्या कर रहे हो, आप अपना शारीरिक विकास कर रहे हो कि भाई यदि मैं सुबह उठते पहले भूखे पेट चाय पीऊँगा तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होगी। तो आप क्या करोगे, चाय के साथ 1 या 2 बिस्किट लोगे। चरित्र का निर्माण, ये तो है भाई, नहीं कहते यार अनपढ़ है यार, ये इसको क्या नॉलेज यार, पढ़ा लिखा थोड़ी ना है। अपने घर वाले बोल देते हैं, अपनी फैमिली में समझाओगा यार के अनपढ़ के पीछे जा रहे तू यार, इतना पढ़ो लिखो चल, फिर तो यहाँ की पागलाली बात करे। ये शब्द सुना होगा आपने कि इतना पढ़ा लिखा है फिर ये पागलों वाली बात कर रहा है और तू इस अनपढ़ के पीछे जा रहा है।
ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हमारे चरित्र का निर्माण कर रही है शिक्षा। जो जितनी ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ेगा उसका चरित्र उतना ही शानदार आएगा, उसका चरित्र में उतना ही ज़्यादा निखार आएगा। और जो बंदा जितने कम टाइम तक पढ़ेगा उसमें उसका चरित्र विकास कम हो पाएगा, उसके चरित्र का निखार कम हो पाएगा। सामाजिकता का उद्देश्य है, समाज में रहने का टारगेट मिल जाता है। पढ़ने से हमारे समाज का पता चल जाता है कि भाई हमारे क्या कौन कौन सी रीति रिवाजें हैं, हमें किस तरीके से समाज में चलना चाहिए जिससे कि हमारा रिलेशन अच्छा बना रहे। सांस्कृतिक उद्देश्य है, शिक्षण के द्वारा हम अपनी संस्कृति को जान जाते हैं कि जैसे आपकी संस्कृति कुछ है तो आपने कहाँ से सीखा, या तो अपने फैमिली से सीखा, या किसी बुक से पढ़ा, या अपने इन्वायरमेंट से सीखा, लेकिन क्या किया आपने, सीखा है। मेरी संस्कृति क्या है, ये मैंने अपनी फैमिली से सीखा, किसी बुक से सीखा, या अपने समाज से सीखा, लेकिन मैंने भी सीखा है, शिक्षण किया उसके लिए मैंने भी। परिस्थिति के से अनुकूलन का उद्देश्य, कोई भी परिस्थिति आ रही है उससे लड़ने का, कोई भी समस्या आ गई तो उससे लड़ना भी सीखना पड़ता है। किससे, शिक्षा से। शिक्षण है जो हमें कोई भी परिस्थिति आती है उससे लड़ना सिखाती है। सपोज दैट आप आज हो, ठीक है, आप कल IAS बन गए, ठीक है, तो अब आपके पास जो भी समस्या आएंगी आप उनको हैंडल करोगे। सपोज दैट आप डॉक्टर बन गए, आपके पास जो समस्या आएंगी उनको हैंडल करोगे। सपोज दैट आप लेक्चरर बन गए, आपके पास जो समस्या आएंगी उनको हैंडल करोगे, ठीक है। तो ये परिस्थिति से अनुकूलन का उद्देश्य होता है कि हमारे पास कोई भी परिस्थिति आए हम उसका सामना करें। तो शिक्षण से क्या होता है, हम हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हमें मैच्योरिटी आ जाती है। जीवन को पूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य है। यदि हमें बहुत अच्छा नॉलेज होगा, बहुत अच्छी हमारी शिक्षा होगी, तो हम अपने जीवन को बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। आत्मबोध का उद्देश्य है, अपने आत्मबोध का उद्देश्य, मतलब शिक्षण का एक उद्देश्य होता है आत्मबोध का उद्देश्य। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों में अधिगम उत्पन्न करना। भाई साहब सबसे मेन है जिसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों में अधिगम को उत्पन्न करना। ध्यान से सुन लेना, शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का मतलब होता है विद्यार्थी या स्टूडेंट, और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना या समझना, ठीक है। तो जो शिक्षण होता है उसका सबसे मेन मोटिव और सबसे मेन टारगेट क्या होता है, कुछ सीखना, कुछ समझना, ठीक है। तो शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिगम होता है, सीखना होता है या समझना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास थी वो कंप्लीट होती है। नाइट में 10 बजे 2012 का पेपर सोल्व करेंगे हम, और 2012 के पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्क्रिप्शन के साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रामलीला और कहानी, कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। और अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे शिक्षण के उद्देश्य। एक ब्लूमैन थे, उन्होंने बताया था, और एक गैगने थे, उन्होंने बताया था। गैगने ब्रिग्स और ब्लूमैन, तो उन दोनों ने शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य बताए और उन दोनों ने शिक्षण के उद्देश्यों को किस तरीके से बताया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।